दोस्तों आप में से बहुत से लोग कंप्यूटर में कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी छोटा मोटा कोर्स करने वाले होंगे या करते होंगे, तो आपको कंप्यूटर के कोडिंग के विषय में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जो लोग कंप्यूटर में कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी छोटा मोटा कोर्स नहीं करते, उनको भी कंप्यूटर के कोडिंग के विषय में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको भी कोडिंग आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हर एक चीज़ डिजिटल होती चली जा रही है, हर एक चीज़ अब ऑनलाइन होती चली जा रही है। आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनमें आप गेम खेलते हैं, जिनमें आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जिनमें आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ये सभी दोस्तों कोडिंग से ही बने होते हैं, ये सभी दोस्तों प्रोग्रामिंग से ही बने होते हैं। आप दिन भर में बहुत सारी वेबसाइट में विजिट करते होंगे, वो सभी दोस्तों प्रोग्रामिंग, वो सभी दोस्तों कोडिंग से ही बनी होती है। तो अगर दोस्तों आप कोडिंग करना सीख जाते हैं तो आप खुद का कोई ऐप बना सकते हैं, खुद का कोई आप गेम बना सकते हैं, खुद की आप कोई वेबसाइट को बना सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को स्वयं से अपनी बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोडिंग सीख जाते हैं तो आप खुद की कोई भी वेबसाइट को बना करके आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना करके अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो आखिर इनका एक्चुअल में यूज क्या होता है। हम जावा अगर सीख लेते हैं तो हम जावा से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो आप पाइथन से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं। अगर आप HTML सीख लिए, CSS सीख लिया, आपने C++ सीख लिया, तो आपने क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग, कौन सी कोडिंग आपको सीखनी चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं, आप आर्ट्स या कॉमर्स हैं, तो आपको कौन सी कोडिंग सीखनी चाहिए। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, आपने 9th 10th या 11th में कंप्यूटर लिया था, तो आपको कौन सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए, कौन सी कोडिंग से आपको शुरुआत करनी चाहिए। सो हे गाइज, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोडिंग क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हम इंसान होते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी भाषा समझ में आ रही तभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कि आपसे कोई सीनियर आपको कुछ काम दे रहा है कि आपको इस काम को करना है, और आप अगर उसकी भाषा को नहीं समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने सीनियर की भाषा को समझते हैं कि वो हिंदी बोल रहा है, मुझे भी हिंदी आती है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, हमें क्या काम करना है। उसी प्रकार कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होता है, वो उसी लैंग्वेज को समझता है। वो हमारी भाषा जो हम हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी कुछ भी बोलते हैं, तो इस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता। उसकी स्वयं की एक अलग लैंग्वेज होती है जो उसी में कमांड को करता है, उसी को प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर की उसी लैंग्वेज को, जिसमें कंप्यूटर अपने काम को समझता है, अपने कमांड को समझता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को उसी भाषा में प्रोग्रामिंग करके लिख के दे देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो उसे हम कोड कहते हैं। और जब कंप्यूटर उसी काम को करके दे देता है, प्रोसेस करके दे देता है, तो इसे हम कोड प्रोसेस कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जनरली दोस्तों एक ही भाषा को समझता है, जिसको हम बाइनरी संख्या कहते हैं, यानी 0101। अब दोस्तों जिनको बाइनरी संख्या नहीं पता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइनरी संख्या में केवल 2 ही अंक होते हैं, एक 0 और एक 1, यानी कि 01 को ही हम बाइनरी संख्या कहते हैं। इसी से पूरी संख्या बनी होती है। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के मन में डाउट हो कि भाई अगर कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या को समझता है, केवल बाइनरी संख्या में वो समझ पाता है, तो आखिर क्यों HTML, जावा, पाइथन, CSS, C++ को बनाया गया। आखिर इन सभी लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझ पाता है। दोस्तों पहले के टाइम में जब पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, दोस्तों कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या में ही काम करता था, और साइंटिस्ट को भी बाइनरी संख्या याद करना पड़ता था, चाहे जो भी चीज हो जाए। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनरी संख्या में केवल 2 ही अंक होते हैं, एक 0 और एक 1। अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर में हेलो शब्द लिखना कि HELLO, तो आपको बाइनरी में इस तरह से कुछ 110011 ऐसा कुछ कोड याद करना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर के मॉनिटर में हेलो शब्द लिखता था। और उस टाइम कोई भी कोडिंग नहीं थी, तो उनको केवल बाइनरी संख्या ही साइंटिस्ट को याद करना पड़ता था, उन्हीं को याद करना पड़ता, तभी जाके वो कोडिंग कर पाते थे, तभी जाके कंप्यूटर को कमांड दे पाते थे, उसको इंस्ट्रक्शन दे पाते थे। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, बाइनरी संख्या याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मान लीजिए आप कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट को, कोई स्टोरी को लिख रहे हैं, और आप बाइनरी संख्या में लिख रहे हैं 0101 में कि H का 01 होगा, I का 10 होगा, और इस तरह से आप बड़ी स्टोरी लिख रहे हैं, और आप में अगर उसमें 10 को आगे पीछे कर दे या फिर एक भी 0 लिखना भूल गए, तो आपकी घंटों भर की मेहनत बर्बाद हो जाती थी। क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड को आगे पीछे कर दे, तो फिर कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं करता था, और आपको दोबारा फिर पूरा कैंसिल करके दोबारा 101010 में ऐसे कुछ कोड याद करके दोबारा लिखना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा लेंदी था। अब दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेस हॉपर नाम के साइंटिस्ट ने एक कंपाइलर नाम की मशीन बनाई। अब दोस्तों कंपाइलर नाम की मशीन क्या करती थी कि बाइनरी नंबर के जो छोटे छोटे अंक है उनको शॉर्ट फॉर्म में असेंबल करती थी। अब मान लीजिए हेलो शब्द का बाइनरी संख्या 1001 होता है, तो इसको कंपाइलर मशीन क्या करती थी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड दे देती थी। जैसे मान लीजिए कि आप 0011 को आप बी वर्ड मान लीजिए गुप्त तरीके से, तो जैसे आप बी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हेलो आ जाएगा। अब इस तरह में क्या होता था कि दोस्तों हमको बाइनरी संख्या याद करने की जरूरत नहीं थी कि हम कोई वर्ड की जैसे हेलो है तो उसकी पूरी बाइनरी संख्या को याद करें। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसको सीक्रेट कोई उसका असेंबल वर्ड याद करना पड़ता था, और फिर वही शॉर्ट फॉर्म का असेंबल वर्ड को कंपाइलर हेलो वर्ड में कन्वर्ट कर देता था।
और इन्हीं चीजों को ध्यान देते हुए IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1957 ईस्वी में पहली अपनी एक कोडिंग को तैयार किया जिसका नाम था फोर्टेन। और इसके बाद ग्रेस हॉपर नाम के साइंटिस्ट ने खुद अपनी एक कोडिंग को शुरू किया, खुद अपनी कोडिंग को बनाया जिसका नाम था कोबोल। अब फोर्टोन और कोबोल नाम की इन कोडिंग में क्या था कि दोस्तों इसमें कुछ सीक्रेट, कुछ शॉर्ट फॉर्म के बाइनरी संख्या कुछ वर्ड रहते थे जिनको कंपाइलर कन्वर्ट कर देता था। लेकिन असेंबल लैंग्वेज यानी कंपाइलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों एक ही प्रकार के कंप्यूटर में काम करते थे, एक ही जनरेशन के कंप्यूटर में काम करते थे। जैसे दोस्तों कंप्यूटर का आईटेल का कोई i7 कोर का कंप्यूटर है तो इसके लिए अलग प्रकार के कंपाइलर का असेंबल लैंग्वेज बनानी पड़ती थी। अगर आईटेल का i8 कोर है तो उसके लिए अलग प्रकार के कंपाइलर असेंबल लैंग्वेज का बनाना पड़ता था। और अगर आपका मैकबुक है तो उसके लिए फिर दूसरा कंपाइलर की लैंग्वेज को बनाना पड़ता था। यानी ये असेंबल कंपाइलर लैंग्वेज केवल एक ही कंप्यूटर में काम करती थी, यानी अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग कंपाइलर लैंग्वेज बनानी पड़ती थी, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया जिसको हम C++, जावा, पाइथन, HTML जो भी दोस्तों हम कहते हैं, जब जो आपकी लैंग्वेज होती है उन सभी को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट यह था कि हर एक प्रकार के कंप्यूटर में चल सकती थी, फिर वो चाहे आईटेल का i7 कोर हो, i8 कोर हो या फिर मैकबुक हो, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो, सब में यह काम करती थी। तो इस प्रकार जो असेंबल लैंग्वेज होती है, जो फोर्टेन हो गया, कोबोल हो गई, इनकी जो बाइनरी संख्या को कन्वर्ट करने की क्रिया को हम असेंबल कहते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन हो गई, इनकी बाइनरी संख्या को कन्वर्ट करने की क्रिया को कंपाइलर कहते हैं। अब कंपाइलर दोस्तों हर एक लैंग्वेज के अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसे पाइथन का कंपाइलर अलग होता है जो पाइथन के लैंग्वेज को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रकार जावा कोडिंग का कंपाइलर अलग होता है जो जावा लैंग्वेज को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। तो इस प्रकार हर एक कोडिंग का कंपाइलर तो डिफरेंट होता है, लेकिन ये हर एक प्रकार के कंप्यूटर में चल सकते हैं। ये हर प्रकार के कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे मैकबुक हो चाहे जो भी कंप्यूटर हो। तो ये दोस्तों कंप्यूटर कोडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि कंप्यूटर की कोडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। और शुरू में पहले बाइनरी संख्या आई, फिर असेंबल लैंग्वेज आई, अब दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख करके आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह भी दोस्तों एक प्रकार की वेबसाइट की लैंग्वेज होती है। दोस्तों अगर आप HTML को सीखते हैं तो आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। उसमें आप अपनी होम बटन जो भी अपना कॉन्टैक्ट है, आप सभी चीजों को वहां पर सेटअप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको HTML आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड नंबर में आती है CSS। दोस्तों आपने CSS लैंग्वेज का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों यह क्या करती है, दोस्तों वेबसाइट अगर आपने HTML की सहायता से अपनी एक वेबसाइट को बना लिया तो दोस्तों यह क्या करती है, वेबसाइट को एक सजाने या लुक देने का काम करती है। मतलब अगर आपने HTML की सहायता से अपनी एक वेबसाइट बना ली, अब उसको आप अच्छी थीम लगाना चाहते हैं, उसको अच्छे सजाना चाहते हैं तो आप CSS का यूज कर सकते हैं। आप CSS की सहायता से अपनी वेबसाइट को अच्छे सेटअप कर सकते हैं, अच्छी थीम लगा सकते हैं, अच्छे वॉलपेपर को वहां पर लगा सकते हैं। अब थर्ड नंबर में आती है जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में फंक्शन को ऐड करने का काम करती है। आप दोस्तों देखते हो कि जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनकी स्वयं की एक वेबसाइट होती है जहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें वहां पर सेटअप रहती हैं, और इस तरह की वेबसाइट को हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर आप अपने एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट में आपने स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, आप वेब डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। फोर्थ नंबर में बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। दोस्तों जावा लैंग्वेज अगर आप सीख गए तो आप दोस्तों जावा लैंग्वेज की सहायता से अपना खुद का एक एप्लीकेशन, खुद का अपना एक ऐप बना सकते हैं। आप किसी प्रकार का एप्लीकेशन स्वयं का बना सकते हैं, आप उसको प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन की सहायता से आपने एक गेम बना सकते हैं। आप किसी प्रकार के गेम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पाइथन आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी तरह PHP लैंग्वेज होती है। दोस्तों PHP लैंग्वेज की सहायता से आप वेबसाइट के सर्वर को बना सकते हैं। जैसे अपने वेबसाइट तो बनाए, लेकिन वेबसाइट के सर्वर को आपको बनाना है तो आपको PHP आना जरूरी है। और इसी प्रकार SQL लैंग्वेज हो गई। दोस्तों SQL लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आप उस एप्लीकेशन में अपना नंबर वेरीफाई करते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, जिससे आपका सभी डेटा, आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सभी चीजें दोस्तों एक ऐप मालिक के पास कहीं स्टोर रहती हैं। इसको दोस्तों स्टोर करने के लिए SQL लैंग्वेज का दोस्तों आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर की कुछ कोडिंग, कुछ लैंग्वेज जिनको आप सीख करके ये चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज को शुरू में सीखना चाहिए। दोस्तों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर आर्ट बैकग्राउंड से तो आपको सबसे पहले HTML या पाइथन को सीखना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा ईजी होती है, जो आप बहुत ईजिली तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, आपने 9, 10 या 11 में कंप्यूटर को पढ़ा होगा, आपने अपने सब्जेक्ट में कंप्यूटर को लिया होगा, तो आपको C++ या जावा लैंग्वेज को सीखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों आप बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। हालांकि ये लैंग्वेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन आप अच्छे समझ सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो ये थी दोस्तों कोडिंग के बारे में पूरी नॉलेज की कोडिंग क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, कितने कितने टाइप की होती है, और इसको यूज करने से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और कौन कौन चीजें हमको करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।